कप्तानी से हट जाने के बाद क्या अब बाबर आजम खुद को एक जहर मिजाज बैट्समैन के रूप में ढालने लगे हैं? इसके हवाले से आइंदा उनकी हिकमत अमली क्या होगी? क्या पाकिस्तान टीम की प्लेइंग 11 में जगह बरकरार रखने के लिए बाबर आजम को अपना स्टाइल चेंज करना होगा? ये बहुत ज़्यादा सवालात हैं जो कि मौजूदा वक्त में सोशल मीडिया पर हैं, कई शायकीन क्रिकेट के जहनों में भी हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि अगर बाबर आजम को टीम में अपनी जगह बरकरार रखनी है तो उन्हें तेज़ बैटिंग करना पड़ेगी, जैसा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया सीरीज़ के पहले मैच में वो खेले 162.85 के स्ट्राइक रेट से रन्स किए और 35 गेंदें खेली, 6 चौके और 2 छक्के लगाए, 57 रन्स किए। और ये कहा जा रहा है कि बाबर आजम अगर ऐसे खेलेंगे, अगर ऐसी प्रूफ करेंगे खुद को कि वो ऐसी क्रिकेट खेल सकते हैं, तभी उनकी पाकिस्तान टीम में जगह बनेगी। इसका हम जायज़ा लेते हैं। और इसके अलावा जो पाकिस्तान के जहर मिजाज बल्लेबाज हैं, जिनमें सैम अयूब, शर्जील खान, फ़खर जमान या दीगर प्लेयर्स हैं, क्या वो वाकई इतना तेज़ खेलते हैं जितना कि हम सोचते हैं? ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। और सबसे अहम बात तो ये है कि बाबर आजम की उस इनिंग्स को कहा जा रहा है कि तेज़ इनिंग्स है जो कि गुज़िश्ता पाकिस्तान के जो मैच था उसमें खेली 162 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन आपको ये बताऊं कि ये बाबर आजम के कैरियर की 10वीं तेज़ तरीन इनिंग्स है, यानी 9 इनिंग्स और भी हैं जो कि इससे ज़्यादा स्ट्राइक रेट से खेली गई थी। और उनमें मासवाए 23 रन की एक इनिंग्स के दीगर तमाम इनिंग्स 50+ रन पर मुश्तमिल हैं। इन्होंने 2019 में सेंचुरियन के मकाम पर मेज़बान साउथ अफ्रीका के खिलाफ 209.09 के स्ट्राइक रेट से खेलते हुए 11 गेंदों पर 5 चौकों समेत 23 रन बनाए। फिर सेंचुरियन ही के मकाम पर 2021 में मेज़बान साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपनी जो सेंचुरी बनाई थी, 59 गेंदें खेली थी, 15 चौके और 4 छक्के लगाए, 206.77 का स्ट्राइक रेट रहा था, 122 रन बनाए। फिर जिम्बाब्वे के खिलाफ 182 के स्ट्राइक रेट से 51 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 2023 में 174 के स्ट्राइक रेट से 58 गेंदों पर 11 चौकों, 3 छक्कों समेत 101 रन बनाए, नॉट आउट रहे। फिर इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड ही में नॉटिंघम के मुकाम पर 173.46 के स्ट्राइक रेट से 8 चौकों और 3 छक्कों समेत 49 गेंदों पर 85 रन बनाए। न्यूजीलैंड के खिलाफ 172 के स्ट्राइक रेट से 29 गेंदों पर 50 बनाई, नॉट आउट रहे। फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ कराची में 167 के स्ट्राइक रेट से वो 97 रन बनाने में कामयाब रहे, नॉट आउट रहे, 13 चौके और 1 छक्का लगाया, 58 बॉल्स खेली। फिर इंग्लैंड के खिलाफ कराची में 166.66 के स्ट्राइक रेट से 66 गेंदों पर 110 रन बनाकर नॉट आउट रहे। फिर वर्ल्ड 11 के खिलाफ वो 165 के स्ट्राइक रेट से 52 गेंदों पर 86 रन बनाने में कामयाब रहे थे। तो बाबर आजम ऐसा नहीं है कि पहली बार तेज़ खेले हैं, वो कई बार साबित कर चुके हैं। असल चीज़ ये होती है कि एक ज़िम्मेदारी होती है, एक टीम को लेकर चलना होता है। तो वो चीज़ अगर वो संभालते अगर कदरे स्लो खेलते हैं तो उसमें भी देखना पड़ता है कि इसमें पाकिस्तान टीम का क्या मुफाद है। गुज़िश्ता मैच में पाकिस्तान के तमाम टॉप ऑर्डर ने मासवाए आजम खान के सभी ने 140 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स किए, लेकिन पाकिस्तान टीम 18 ओवर्स में ऑल आउट हो गई। और 14 ओवर के बाद पाकिस्तान का कोई स्पेशलिस्ट बैट्समैन जो है वो क्रीज पर मौजूद नहीं था और पाकिस्तान टीम बिलाखिर शिकस्त से 2-4 हुई और 180 रन कर सकी। अगर इनमें से एक बैट्समैन या 2 बैट्समैन थोड़ा आगे चलते, बेशक शुरू में स्ट्राइक रेट 140 के बजाय 120-130 के दरमियान रहता, लेकिन आखिर तक पाकिस्तान की विकेटें पड़ी रहती तो पाकिस्तान टीम 200 से ज़्यादा रन कर सकती थी। और यही चीज़ समझने की है। अगर हम यहाँ पर कुछ एक तासुर बना लिया गया है कि फ़लाँ जहर मिजाज है, फ़लाँ स्लो है, फ़लाँ तेज़ है, लेकिन यहाँ पर अगर जो सोशल मीडिया पर ख़ास तौर पर माहरीन हैं या टीवी पर बैठे हुए माहरीन हैं, वो अदाद शुमार देखे बगैर, हक़ाइक़ देखे बगैर बात करते हैं। और मैंने चूँकि जो मुझे स्पोर्ट्स लिंक के दौर से जानते हैं कि मैं हमेशा स्टेट्स देकर, रिकॉर्ड देकर और हक़ाइक़ देकर बात करता हूँ, फिर जाकर आपसे शेयर करता हूँ। अगर यहाँ पर हम बात करें, वैसे तो सैम अयूब अभी नए हैं, 123 का स्ट्राइक रेट था गुज़िश्ता 8 गेंदों की जो इनिंग्स खेली थी उससे पहले, उनको अगर हम शामिल ना भी करें तो जो पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं जिन्हें हम जहर मिजाज कहते हैं, अगर आप उनकी एवरेज को और स्ट्राइक रेट को मिलाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यहाँ पर शर्जील खान का जो स्ट्राइक रेट है, पाकिस्तान के दूसरे बैट्समैन हैं इफ्तिखार अहमद के अलावा जिनका स्ट्राइक रेट 130 से ज़्यादा है कैरियर का, पूरे T20 इंटरनेशनल मैचेस में 133 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन एवरेज 22 की है। बाबर आजम 128.84 लगभग 129 का स्ट्राइक रेट है, 41.68 की एवरेज है।
लगभग दुगनी एवरेज है और गेंदों में जो स्ट्राइक रेट का फ़र्क है वो महज 3 रन का फ़र्क पड़ रहा है बामुश्किल। इसके अलावा फ़खर जमान की जो एवरेज है 22 से नीचे है, अलबत्ता उनका स्ट्राइक रेट 128.36 है। ये बाबर आजम से कदरे कम है, बाबर आजम से ज़्यादा स्ट्राइक रेट नहीं है, लेकिन एवरेज में देखें लगभग दुगना फ़र्क है। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा एवरेज के साथ रन करने वाले खिलाड़ी हैं, 48.65 उनकी एवरेज है, 127.63 उनका स्ट्राइक रेट है। और कामरान अकमल जो कि बड़े लेक्चर देते हैं कि मैं ऐसे खेलता था, मैं यूं करता था, उनका जो स्ट्राइक रेट है 120 भी नहीं है, 120 से भी नीचे स्ट्राइक रेट है और 21 की एवरेज है। तो ये हालात हैं पाकिस्तान के बल्लेबाजों के। और जो कहा जा रहा है कि अब बाबर आजम को साबित करना पड़ेगा कि वो तेज़ खेल सकते हैं, वो तेज़ तो खेल लेंगे और वो कई बार खेल चुके हैं, जैसा कि मैंने आपके साथ फहरिस्त शायद की जारी की, तो खेल चुके हैं। अगर वो मज़ीद तेज़ खेलेंगे, विकेट गंवा भी देंगे तो पाकिस्तान का ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा। फ़ायदा तब होगा जब इनमें से 2 खिलाड़ियों को कम से कम जिम्मेदारी दी जाए कि वो इनिंग्स के आखिर तक जाएं और दीगर बल्लेबाज जैसा कि फ़खर जमान है, सैम अयूब हैं, इफ्तिखार अहमद हैं, आज़म खान है, इनसे काम लिया जाए। लेकिन हम जो काम अपना कर रहा है बजाय उसको कुछ कहने के उसका काम ख़राब करते हैं। ये तुम्हारा स्ट्राइक रेट ख़राब है, या जिनकी एवरेज ख़राब है, जिनके एवरेज मामूली सा, अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। जो शर्जील खान है या आज़म खान है, आज़म खान खैर इंटरनेशनल मैचेस में अभी कामयाब ही नहीं है, तो इनका स्ट्राइक रेट इतना बड़ा फ़र्क नहीं है जितना एवरेज का फ़र्क है। ये 20-25 रन की एवरेज के साथ खेलते हैं, तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान को नहीं जितवा सकती। और कुछ लोग कहते हैं कि फ़खर जमान ने कई मैचेस जितवाए हैं, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने जो 3 बार टारगेट चेस किए हैं 200 से ज़्यादा रन के, सभी हर बार बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी चली है, तभी पाकिस्तान ने इतने बड़े टारगेट चेस किए हैं। इवन कि दुनिया की वह टीम है जो कि 200 से ज़्यादा रन का जो टारगेट था वो बगैर कोई विकेट गंवाए चेस कर चुकी है, तो वो बाबर आजम और रिजवान की जोड़ी है। तो इसमें हक़ाइक़ की बात करें, जो सच्ची बात है, जहां गलत हो गए बाबर आजम या रिजवान हम बात करेंगे, लेकिन अब स्टेट्स देख लें, हक़ाइक़ देख लें। हमें महज चंद शॉट्स अच्छे रहते हैं, याद रहते हैं, लेकिन ओवरऑल हम नहीं देखते कि दर हकीकत पाकिस्तान टीम का फ़ायदा क्या है। इसमें गुज़श्ता मैच जो है इसकी बहुत बड़ी मिसाल है। सैम अयूब को के साथ बैड लक रही, बेचारे रन आउट हो गए, लेकिन अगर वो बड़ी इनिंग्स खेल लेते तो यकीनन बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता था। लेकिन इस इनिंग्स का जैसा कि किसी हद तक बाबर आजम ने चले फिर भी 50+ रन किए, लेकिन जो बाकी इनिंग्स थी, चाहे वो सैम अयूब की हो, चाहे रिजवान की हो, चाहे फ़खर जमान की हो, वो बड़ी इनिंग्स नहीं थी, छोटी इनिंग्स थी, 30 से नीचे थी, जिसकी वजह से उनका अच्छा स्ट्राइक रेट भी पाकिस्तान टीम के काम ना आ सका। इवन के पाकिस्तान ने 12 गेंदें ज़ाय की, बल्कि एक तरह से देखा जाए 30-40 गेंदें ज़ाय की, क्योंकि जब आपके मेन बैट्समैन आउट हो गए थे तो फिर आपके टेल एंडर बाकी बचे थे, तो उनसे आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको वो 10-11 का जो रन रेट है वो निकाल के देंगे। इसके लिए एक बैट्समैन को क्रीज पर खड़ा होना पड़ता है और मैच जीतने की हिकमत अमली ऐसे ही होती है। केन विलियमसन कोई जहर मिजाज खिलाड़ी नहीं है, लेकिन गुज़श्ता मैच में जब वो विकेट पर सेट हो गए तो मारना शुरू कर दिया। इस तरह हर टीम में 1 से 2 ऐसे प्लेयर्स होते हैं, जैसा कि विराट कोहली हैं, वो बड़े स्ट्राइक रेट के साथ नहीं खेलते लेकिन साथी खिलाड़ी को खिलाते हैं। यहाँ पर ये होता है कि जी रन्स भी बाबर आजम करे, रन्स भी रिजवान करे और स्ट्राइक रेट भी इनका अच्छा हो, बाकी को छोड़ दें, बाकी की बेशक एवरेज डाउन हो, बाकी का स्ट्राइक रेट बेशक कम हो, तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेंगी। हमें सिर्फ तनकीद बराए तनकीद के बजाय हक़ाइक़ देखना पड़ेंगे और उम्मीद करेंगे कि ये बाबर आजम और रिजवान की जो जोड़ी है ये बेशक नीचे बैटिंग करें, लेकिन ये जिम्मेदारी निभाएं और सैम अयूब, फ़खर जमान, आज़म खान, इफ्तिखार अहमद अपनी जिम्मेदारी निभाएं। इनका काम है बड़े स्ट्रोक खेलना, तेज़ी से रन्स करके देना, जबकि इनका काम होना चाहिए कि ये क्रीज़ पर क़याम करें और मैच को एंड तक ले जाएं और इसी में पाकिस्तान टीम कामयाबी हासिल कर सकती है।